हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ये मेरे शॉर्ट्स नोट हैं, बहुत ही इसमें आपको एकदम टू द पॉइंट बात लिखी मिलेगी, तो इसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर डेट मीन्स कैपिटल का स्ट्रक्चर। हमारी कंपनी में कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा? कैपिटल डेट मीन्स डेब्ट होगा या इक्विटी होगा, उसका रेशियो हम क्या रखेंगे, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी इन अ कंपनी टोटल फाइनेंसिंग। ये क्या कह रहा है कि हमारी जो एक कंपनी है उसमें टोटल फाइनेंसिंग का कितना हिस्सा डेब्ट होगा, कितना इक्विटी होगा, उसको डिसाइड करना, उसका पोर्शन डिसाइड करना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। सबसे मेन टॉपिक इसमें क्या है? थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें दो तरह की थ्योरीज होती है, एक रिलेवेंट और एक इरिलेवेंट। रिलेवेंट थ्योरी कौन सी होती है? जिसमें मतलब इसको थोड़ा सा भी चेंज करने पर इसमें तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट होती है। डेट मीन्स अगर मान लो हमने डेब्ट ले लिया अपना 70-30 हमने इक्विटी ले लिया, ठीक है, तो इससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट हो जाएगी इस रेशियो से। ये क्या कहती है कि कुछ भी ले लो तुम, चाहे 50-50 ले लो, चाहे 20-50 ले लो, चाहे 30-50 ले लो, मतलब चाहे 70-30 ले लो, इसमें क्या कहता है, ये इरिलेवेंट है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर एक अलग चीज है और हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म अलग चीज है। वैल्यू ऑफ द फर्म किससे बढ़ेगी? अर्निंग से। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी इरिलेवेंट थ्योरी है। इसके अंदर हमारी दो तरह की अप्रोच आती है, एक तो आती है नेट इनकम अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। एक इरिलेवेंट के अंदर भी दो आते हैं, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच NOI और MM डेट मीन्स मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। अब हम इन जो अप्रोच है इनको डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं हम अपनी नेट इनकम अप्रोच को। नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी? डेविड डुरैंड ने दी थी, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारी क्या कहती है? पहले आप सिंपल भाषा में समझो। जैसे जैसे हम अपनी कंपनी में डेब्ट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब क्योंकि इसका रीजन क्या था? क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना डेब्ट पे, तो उसके हमें शील्ड मिल जाती है। और दूसरा इसका रीजन होता है जो डेब्ट पे इंटरेस्ट होता है वो डिविडेंड से काफी कम होता है। अब हम इसको देखते हैं डेफिनेशन को। एक कंपनी कैन लोअर इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू ऑफ द फर्म बाय यूजिंग डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग यूज करके एक कंपनी अपनी ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है और लो कर सकती है, ओवरऑल कॉस्ट को लो कर सकती है और वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हमारा जैसे ये डायग्राम है, इसमें क्या शो कर रहा है हमारा डायग्राम? ये KD है, डेट मीन्स डेब्ट की कॉस्ट कम है इक्विटी से, इक्विटी की ऊपर है, डेब्ट की नीचे है। जैसे जैसे हम डेब्ट का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जैसे इतना करा फिर हमने इतना करा, जैसे जैसे हम इसका यूज ज्यादा कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है, ठीक है। इसका इन्होंने रीजन क्या बताया? डेब्ट इज अ चीपर देन इक्विटी। मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, इक्विटी की जो हमारी डिविडेंड देना पड़ेगा वो हमारा डेब्ट से काफी कम है। दूसरा क्या है? नो चेंज इन द इक्विटी कॉस्ट और डेब्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट गिव्स आ टैक्स शील्ड। हमें टैक्स की शील्ड मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे हमारी EBIT, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए है। अब हम यूज कर रहे हैं डेब्ट को इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। EBIT हमारी 1 लाख रुपए, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, मान लो 20,000 रुपए टैक्स का, ठीक है। टैक्स का इंटरेस्ट पे कर दिया तो हमारी EBT कितनी बची? 80,000 रुपए। अब हमें टैक्स कितने पे देना है? इन 80,000 रुपए पे टैक्स पे करना है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम विदाउट डेब्ट लेते हैं, ठीक है। विदाउट डेब्ट लेके देख लो आप, 1 लाख रुपए EBIT आ गई हमारी। अब हम इंटरेस्ट तो इसमें कोई पे नहीं कर रहे क्योंकि डिविडेंड कर रहे हैं, तो सीधा हमारा क्या बचा? EBT कितना बचा? 80,000 रुपए। अब नहीं, 1 लाख रुपए, सॉरी, 1 लाख रुपए बचा। तो अब हम 1 लाख पर टैक्स दे रहे हैं। अब आपने क्या देखा, इसमें हमारा EBT कितना आया? 80,000। अब गवर्नमेंट 80,000 पे टैक्स ले रही है। इसमें कितना आया हमारा? 1 लाख। अब गवर्नमेंट 1 लाख पे टैक्स दे रही है, तो क्या हो गया हमारा? इसको कहते हैं टैक्स शील्ड। टैक्स में छूट मिल जाना, इस 20,000 की टैक्स में छूट मिल गई, ठीक है। यही हमारा, इसकी वजह से हमारा जो डेब्ट है, इसकी वजह से हमारे डेब्ट जो है वो चीपर सोर्स है और इसके इंटरेस्ट में छूट मिल गई टैक्स में। तो इस वजह से बोला जाता है कि डेब्ट का यूज करने पर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज कर सकते हैं।
सेकंड क्या है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसको देखते हैं, ये भी हमारी, इसको क्या कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ये हमारी इंटरमीडिएटरी अप्रोच होती है, ऑल्सो कॉल्ड अ इंटरमीडिएटरी अप्रोच। किसने दी थी? इज़रा सोलोमन ने दी थी। ये क्या कह रही है, पहले आप सिंपल भाषा में समझो। ये कह रही है कि ना आप डेप्ट का यूज़ करो, डेप्ट का आप यूज़ करो, लेकिन एक सिर्फ लिमिट तक, ठीक है, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डेप्ट का थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करोगे तो इससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप डेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी हमारी गिरने लगेगी। इसका क्या कारण है, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, इफ देयर इज अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म इज मैक्सिमम। अगर हम एक कॉम्बिनेशन इक्विटी एंड डेब्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक सही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उससे हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? इसको एक ग्राफ से समझते हैं हम। देखो, हमने अपनी डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी के ई का ग्राफ है और के ओ का है। जैसे जैसे हम डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो पहली स्टेज में क्या हो रहा है, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है। हम डेप्ट का और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारे इक्विटी वाले हाई रिटर्न मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है। तो जो इसने कम की थी कॉस्ट वो इसने बढ़ा दी, तो अब कंपनसेट होके क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हमारा डिबेंचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, इक्विटी वाले भी ज़्यादा डिविडेंड की मांग कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है इसकी, ये भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच। इसको हम देखेंगे, ये क्या है, इररिलेवेंस थ्योरी है, मतलब इसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये भी डेविड डुरैंड ने दी थी। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको पहले मैं आपको सिंपल भाषा में करके बताऊं तो क्या होता है, ये क्या बोलती है कि द मार्केट वैल्यू जो फर्म की होती है ना, मार्केट वैल्यू वो इफेक्ट नहीं करती, कुछ भी हो, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कुछ भी हो, लेकिन उससे इसका कोई भी रिलेशन ही नहीं है। ये कांस्टेंट होएगी। इससे क्यों होएगी, अब देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, द मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंज विद चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स, मतलब डेट इक्विटी का मिक्स कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। क्या कारण है इसका, बिकॉज एनी बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ चीपर डेप्ट विल बी ऑफसेट बाय हायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। अब क्या होता है, जैसे हम डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेप्ट को हमने यूज़ किया तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो गई। ये हमारी कौन कहती है, NI अप्रोच। ये क्या कहती है, इंक्रीज करने से वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी कांस्टेंट रह जाती है, डेप्ट को इंक्रीज करने से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आप, अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, जो भी इक्विटी है, तो वो आपकी कंपनी में पैसा लगाया, उन्होंने दूसरी कंपनी में भी लगाया, उन्होंने कंपनी ए में भी लगा दिया एंड बी में भी लगाया। अब इसमें क्या हो रहा है, इस वाली कंपनी में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, इस वाली कंपनी में हमारा रिस्क नहीं है, ठीक है, और इस वाली कंपनी में बहुत रिस्क है। तो आप खुद सोचो किस में लगाओगे पैसा, इसमें लगाओगे पैसा या इसमें लगाओगे पैसा। आप जाहिर सी बात है उसमें क्यों लगाओगे, इसमें नो रिस्क, ठीक है, तो ए में ही लगाओगे ना पैसा। अगर इसमें लगाओगे तो कब लगाओगे, जब आपको हायर रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो हायर रिटर्न मिलेगा जब ही आप इसमें पैसा लगाओगे, बी में। तो अब क्या हो रहा है, डेप्ट लेने की वजह से इस कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है, तो अब इक्विटी वाले क्या करेंगे, वो भी हायर रिटर्न की मांग करेंगे, वो हायर डिविडेंड मांगेंगे। तो जो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो गई थी, अब वो डिविडेंड ज़्यादा लेने की वजह से बढ़ जाएगी, डेट मीन कॉन्स्टेंट हो जाएगी। अब तो बिकॉज एनी बेनिफिट जो मिला था हमें फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ चीपर डेप्ट की वजह से विल बी ऑफसेट हो जाएगा हायर रिक्वायर्ड रेट ऑन रिटर्न ऑफ इक्विटी की वजह से, डिविडेंड ज़्यादा देने की वजह से। आप इसका ग्राफ देखो, ये हमारा KD है, इसकी कॉस्ट कम होती है, KE बढ़ रहा है लगातार। क्यों, जैसे जैसे हम डिविडेंड को डेप्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इक्विटी वाले कंपनी पे क्या है, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है फाइनेंस का, क्योंकि पहले हमें को, जब हम कंपनी बंद करते हैं तो पहले हमें डिबेंचर का पेमेंट करना होता है। तो अब देखो वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती जा रही है, तो इसके बढ़ने और इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ये कम कर रहा है और ये बढ़ा रहा है, तो ये दोनों ऑफसेट होके हमारी KO क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। KO हमारी कांस्टेंट हो गई। इसकी अजम्पशंस क्या है, इसमें हम मान के चलते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है,
KD हमारी कांस्टेंट है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा कांस्टेंट है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट अप्रोच MM अप्रोच को। MM अप्रोच ये हमारी क्या है, ये हमारी मोदिग्लानियन मिलर अप्रोच। ये क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट अ कंपनी मार्केट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी हमारी यही बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू जो एक कंपनी की है कैपिटल स्ट्रक्चर से अलग होती है। ये कब आई थी, 1950 में, और ये की इरेलेवेंस थ्योरी है। इसको दो प्रोपोजिशन में डिवाइड किया गया है, एक जब इग्नोर करती है टैक्स को और एक जब कंसीडर करते हैं टैक्स को। तो इस IAS का मतलब समझते हैं, जब हम इग्नोर कर देते हैं टैक्स को तो ये किसकी जैसी लगती है, सेम एज NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जैसी। ये अप्रोच क्या कहती है, जैसे जैसे आप डेब्ट का यूज़ करोगे ज़्यादा वैसे वैसे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो इक्विटी वाले हैं वो हायर डिविडेंड की मांग करने लग जाएंगे। और कंसीडर करते हैं जब टैक्स को, तो क्या बोलती है, इफ़ वी यूज डेब्ट देन वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है टैक्स को कंसीडर करने पर, क्योंकि हमें टैक्स की शील्ड मिल जाती है, टैक्स की छूट मिल जाती है, और दूसरा हमारा डेब्ट जो है वो चीपर सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक हमारा क्या आर्ग्यूमेंट आ जाता है, इसमें हमारा एक आर्बिट्रेज प्रोसेस आ जाता है। MM थ्योरी में आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब होता है बाय करो जब सस्ता हो और सेल करो जब महंगा हो। आपको मैं इसको एक बार डिटेल में बताती हूँ। आर्बिट्रेज प्रोसेस हमारा क्या होता है कि जब कोई सिक्योरिटी, जब कोई शेयर हमारा सस्ता है तो उसे बाय कर लो और महंगा है तो उसको सेल कर दो। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा है मैंने, सस्ता है तो बाय कर लो, सेल कर दो जब महंगा है। लेकिन इसको हम फाइनेंस की भाषा में कैसे बोलेंगे कि अंडर वैल्यूड जब है, जब वो वैल्यू से अंडर है तो उसको बाय करना चाहिए, और ओवर वैल्यूड है तो उसको सेल करना चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ 70 की मिल रही है और यहाँ 100 की मिल रही है, तो यहाँ से बाय कर लो। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से खरीदते जाएंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, क्योंकि 70 का खरीदेंगे 100 का बेचेंगे, 70 का खरीद के 100 का बेचेंगे। तो धीरे धीरे इनको क्या लगेगा कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे इसका रेट जो है 70 है ना, 100, इसका रेट मान लो 90 हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे सबके सब बेचने जा रहे, तो ये अब क्या हो गए, अपने रेट को घटा देंगे। ये कुछ भी हो सकता है, 80 रख लो, 70 रख लो, ठीक है, 70 तो नहीं, 70 तो इसका ओरिजिनल रेट है, 80 रख लो आप। तो ये क्या होगा, अब ये सेम हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा कैपिटल बजटिंग के ऊपर, उसके नोट शेयर करूंगी, तो उसको आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको भी जरूर देखना।